मित्रों, आप जानते हैं वैम्पायर रात को ही खून पीने को निकलते हैं, लेकिन ये जो वैम्पायर बाबू सोने होते हैं वो किसी भी वक्त टीचर का खून पीने आ सकते हैं। तो कल सुबह से मेरे पीछे लगे हैं कि देखो इंडियन एक्सप्रेस में आया कि आरबीआई ने ये 2.5% रन ऑफ ऑन डिजिटल डिपॉजिट किया है, ये तुमने पढ़ा है नहीं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इकोनॉमी के नाम पे आसमान से कुछ भी गिरे तो हमारे लिए काम का नहीं होता है। हमें सिलेबस का दायरा क्या है, रूटीन बुक्स क्या हैं, उसके आसपास तैयारी रखनी चाहिए। तो ये जो बासेल 3 और उसमें बैंकिंग सेक्टर के टेक्निकल नॉर्म्स है वो सारे अपने लिए काम के नहीं होते। लेकिन खैर आपको दिल की तसल्ली चाहिए, मुझे पेज भी चाहिए, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। वीडियो में कुल मिला के 4-5 टॉपिक्स मुझे कवर करने होंगे। टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप देख लेना। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले 30 सेकंड में 2 बड़े अनाउंसमेंट्स। पहला, इस बार यूपीएससी में 80 से ज़्यादा टॉपर्स अनअकैडमी ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से थे। उनका सम्मान समारोह हम लोग रविवार दोपहर 12 बजे करेंगे। अनअकैडमी मंजिल इवेंट है। आप लाइव प्रोग्राम में जुड़ेंगे तो लाइव क्विज से इनाम भी जीत सकते हैं। दूसरा, अगर आप यूपीएससी 2026 की तैयारी करें तो केवल 19,999 में लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिले। और इस बार 80 से ज्यादा टॉपर्स ने इन्हीं सब ऑफरिंग्स का फायदा उठा के यूपीएससी क्रैक किया है। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एक एक करके ये सारे पॉइंट्स हमें समझने हैं। वीडियो में मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो मैंने बताया बासेल नॉर्म्स अपने लिए बहुत काम के नहीं। तो जो कीवर्ड्स है उसका मैं एक वेग सुपरफिशियल सतही आपको ओवरव्यू दूंगा। एग्जैक्ट टेक्निकल डिटेल्स उसमें हम नहीं जाएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ मामले उससे ज़्यादा जटिल होंगे। कुल मिला के तो जो पढ़ना है वो ये एक ही स्लाइड है, लेकिन ये ऐसी स्लाइड कैसे बनी हम अभी 5-7 मिनट में निपटाते हैं। देखिए, एक तरफ बैंक में आ रहा है डिपॉजिट, सामने जा रहा है लोन, और बीच में कुछ रिसाव भी होगा कि कुछ लोग अपना डिपॉजिट का पैसा विड्रॉ भी करेंगे। उसे हम कहें रन ऑफ फैक्टर है। इसके आसपास आज का मतलब पूरा मुद्दा है। तो समझिए बैंक ना हुआ और एक पानी की टंकी है। एक तरफ डिपॉजिट में पैसा आ रहा है, कुछ पैसा शेयर्स बॉन्ड्स के द्वारा आएगा। उसमें भी टाइप्स होते हैं, टियर 1 कैपिटल, टियर 2 कैपिटल, 81 बॉन्ड्स वगैरह। तीसरा, आरबीआई की तरफ से वो मतलब बैंकर आरबीआई से रेपो लोन, एमएसएफ लोन ये सब भी लेगा, पर उतना सब जटिल नहीं करना है, उसे आप अभी इग्नोर करें। अभी बैंक के पास पानी की टंकी के रूप में इतना सारा पैसा आ गया, तो वो बहेगा किस तरफ? लोन में पैसा जाएगा। साथ ही साथ कुछ डिपॉजिटर्स अपने पैसे विड्रॉ करने भी आ सकते हैं। यस, अब यहाँ पर ये जो पूरा गेम चलेगा कि डिपॉजिट बॉन्ड शेयर में से पैसा आ रहा है, सामने लोन और लोन में पैसा जा रहा है, डिपॉजिट विड्रॉ हो रहे हैं। यहाँ पर आरबीआई कुछ रूल्स बनाती है कि देखो ये पानी का टंकी ऐसा नहीं कि पूरा नल खोल दिया, 100% सब नहीं जा सकता। इसमें कुछ बफर्स रखने होते हैं। आप ये बफर्स जानते हैं कि डिपॉजिट में अगर 100 रुपया है तो उसका 4 रुपया कैश रिजर्व रेशियो में रखना है, और बाकी 18 रुपये एसएलआर में रखने, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आदि में इन्वेस्ट करना होगा, लिक्विड एसेट में रखना होगा। फिर जो पैसा बचा वो आगे जाएगा। अब यहाँ तक तो आप समझते हैं, जानते भी हैं। ये जो एसएलआर में एसेट्स होती हैं उसी के साथ जुड़ा कंसेप्ट है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स यानी एचक्यूएलए। मतलब हम जिसको एसएलआर बोल रहे हैं, स्विट्जरलैंड में जो बासेल कमिटी है वो उसको थोड़ा और बृहद स्वरूप देके एक्सपांड करके बोलती है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट में पैसा रखना होगा, सारा पैसा लोन में नहीं घुमाना है। अब फिर बासेल नॉर्म्स ये कहते हैं कि हर एक बैंकर ने 30 डेज हाई स्ट्रेस सिनेरियो का कुछ अपना स्टडी करके रखना होगा। मतलब कि 30 दिन तक सतत रूप से बैंक में ऐसा स्ट्रेस आ जाए कि बहुत सारा पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, एटीएम से, कैश काउंटर से, अलग अलग जगह से। तो उस स्थिति में बैंक के पास बफर में इतना पैसा होना चाहिए कि चीज़ों को संभाल सके। तो वो तो हमने देखा सीआरआर है, एसएलआर है। हालांकि उसके आगे चल के बासेल नॉर्म्स उसको कहेंगे हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। तो बैंकर के पास इतना पैसा होना चाहिए कि इस चीज़ को संभाल सके, ताकि ये जो 30 डेज हाई स्ट्रेस सिनेरियो है तो 30 के 30 दिन वो चीज़ों को संभाल सके। तो हम क्या कहेंगे, 100% लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी एलसीआर का पालन उस बैंकर ने करना है। तो आप समझिए, जब हम ये कीवर्ड्स यूज करते हैं, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ये सब असल में मिलता जुलता ही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि डिपॉजिट जो आ रहे हैं उसमें से कुछ पैसा हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स में रखना है, जैसे कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आदि। तो देखिए, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट में पैसा रखना है क्योंकि ऊपर वाला स्टेटमेंट आप पढ़िए, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एलसीआर का पालन करना है। ऐसा आरबीआई ने बोला क्योंकि ऊपर स्विट्जरलैंड की बासेल कमेटी ने बोला। तो क्योंकि स्विट्जरलैंड के बासेल 3 नॉर्म्स ऐसा बोलते हैं तो सबको करना पड़ता है। अब आपका प्रश्न तो अभी भी है कि भाई न्यूज़पेपर हेडलाइन ये बोली कि डिजिटल डिपॉजिट पे 2.5% रन ऑफ फैक्टर ऐसा कुछ आए, वो क्या है? समझते हैं। ये जो पूरा गेम चला 30 डेज हाई स्ट्रेस सिनेरियो का हमने कैलकुलेशन किया, यानी कुल मिला के डिपॉजिट है, नीचे गया
लोन में पैसा, बीच में कुछ रन ऑफ फैक्टर होगा, मतलब पैसा जो विड्रॉ किया जाएगा। तो ये जो रन ऑफ फैक्टर होगा वो कितना हो सकता है? 30 डेज हाई स्ट्रेस सिनेरियो में आप सोचो, किसी ने अगर 5 साल 10 साल का फिक्स डिपॉजिट किया, एफडी में पैसा रखा, तो टाइम डिपॉजिट है, तुरंत वो निकालेगा पैसा तो उसका पेनल्टी कटेगा। तो वो तो लॉन्ग टाइम के लिए लॉक है, तो हम उसका रन ऑफ फैक्टर या हम कहें रिस्क, मान लो मैं कहूँ 0.5x है, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके मुकाबले जिसने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा तो वो तो तुरंत विड्रॉ कर सकता है, तो मैं कहूँ उसका 1x रिस्क फैक्टर या रन ऑफ फैक्टर है। किसी बिजनेसमैन ने करंट अकाउंट में पैसा रखा तो वो सेविंग अकाउंट से भी ज़्यादा लिक्विड माना जाता है, तो मैं कहूँ उसका 2x फैक्टर है। अब हाई स्ट्रेस सिनेरियो में ये सारे पैसे विड्रॉ होंगे तो कहाँ से लोग विड्रॉ करेंगे? ऑप्शन ए, बैंक ब्रांच में जाके कैश निकाल दे। ऑप्शन बी, एटीएम से पैसा निकाले। लेकिन आजकल पैसा अकाउंट से ट्रांसफर करने का एक और तरीका हो गया। मान लीजिए आपको खबर मिली कि यस बैंक में वादे हो गए, 81 बॉन्ड का कुछ स्कैम या क्राइसिस हो गया है, तो आप अपने एसबीआई अकाउंट में या अपने पेरेंट्स के एसबीआई अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहेंगे, तो यूपीआई, नेफ्ट आदि ऑनलाइन माध्यमों से भी आप पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो यानी आपका ये जो सेविंग अकाउंट है, इसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग यानी IMB इनेबल्ड अकाउंट। और जो डिजिटल डिपॉजिट शब्द हम उपयोग कर रहे हैं वो इसी कंटेक्स्ट में, कि ऐसे ये जो भी सेविंग अकाउंट है जिसमें डिजिटल ट्रांसफर की सुविधा है। अब इसमें स्वाभाविक है रन ऑफ फैक्टर हाई होगा, क्योंकि वो एटीएम या ब्रांच पे भी नहीं जाए तो भी घर से पैसा ट्रांसफर कर देगा। तो हाई स्टेज सिनेरियो में दे विल कॉम्प्लिकेट द थिंग्स फर्दर। अब मान लीजिए एक फेक न्यूज उड़ाई जाए कि आईसीआईसीआई बैंक बंद होने वाला है, उसका कुछ स्कैम हो गया। अहमदाबाद में ऐसी फेक न्यूज 2 बार पहले उड़ाई गई है। तो किस व्यक्ति पर कितना उसका पैनिक असर होगा? तो ये जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जेठालाल है, स्मॉल बिजनेसमैन है। अगर आप तारक मेहता सीरियल देखते हैं तो ये जल्दी पैनिक हो जाता है, मेहता साहब करके दौड़ जाता है या बीडे मास्टर को पूछने दौड़ जाता है। तो उसका करंट अकाउंट है वो तो थोड़ा भी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आया वो तो परेशान हो जाएगा। उसी तरह ये नटू काका और बाघा लोअर मिडिल क्लास डिपॉजिटर्स हैं, तो वो ज़्यादा पैनिक में आ जाएंगे। तो इन सब का जो डिपॉजिट है वो कम स्टेबल है, तो वहाँ पर रन ऑफ का रिस्क या फैक्टर ज़्यादा होगा। उसके मुकाबले कोई HNI है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसने दुनिया देखी है और कुछ पैसा पड़ा है तो उसको इतना रिस्क या लोड नहीं रहता है। तो उसे कुछ न्यूज़ भी आएगा तो वो तुरंत पैनिक करके पैसा इधर-उधर हटाएगा, ऐसा है नहीं, तो उसका रन ऑफ थोड़ा लोअर रहेगा। तो वीडियो पॉज़ करके ये टेबल देखना कि कैसे अलग-अलग प्रकार के डिपॉजिट्स पे आरबीआई के रन ऑफ फैक्टर्स, मतलब टॉपिक समझो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, तब टॉपिक हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, तब टॉपिक रन ऑफ फैक्टर। उसके अंदर आप ये टेबल में देखिए कि पहले क्या रन ऑफ फैक्टर्स थे और अब बढ़ा के क्या किए गए। कुछ चीज़ों पे बढ़ाए हैं, फिर ये रिलीजियस ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आदि में कम भी किए गए। अब ये टेक्निकली करेक्ट सारी चीज़ है नहीं, मैंने आपको आसानी से समझाने के लिए ये बनाया है। अब देखिए इंडियन एक्सप्रेस में हेडलाइन क्या थी 1-2 दिन पहले, कि ये जो स्टेबल इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग वाले जो डिपॉजिट्स हैं, मतलब जैसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाले होंगे, उसका रन ऑफ फैक्टर जो पहले 5% था वो बढ़ा के 7.5 किया, यानी कितना बढ़ाया है? 2.5% बढ़ाया है। तो वही तो हेडलाइन है भाई, आरबीआई मैंडेट्स 2.5 एडिशनल रन ऑफ फैक्टर ऑन द डिजिटल डिपॉजिट्स। तो इसलिए मैंने बताया बात में कुछ इतना दम है नहीं। और आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पिछले साल अमेरिका में एक सिलिकॉन वैली बैंक में क्राइसिस हो गई थी, उसके चलते डिपॉजिटर्स के वांदे हो गए थे। भारत के भी कुछ स्टार्टअप के सीईओ ने उधर पैसा डाला था, उनके भी वांदे हो गए थे। अब अचानक से ऐसा पैनिक फेल और सब लोग पैसा विड्रॉ करने आए तो मुश्किल हो जाती है। आप कहिए वो DICGC नाम की संस्था है वो प्रोटेक्ट करे, भाई अमेरिका में भी अपन उनको भी तकलीफ हो गई थी। तो आरबीआई ने सोचा कि आजकल ये जो सब रिस्क चल रहे हैं उसके चलते ये रन ऑफ फैक्टर को थोड़ा और बढ़ाएंगे तो चीज़ें स्टेबल रहेंगी, भारत में ऐसे वांदे नहीं हो जाए। अब ये जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद भी बैंक वाले नाच रहे हैं, इस स्टेप को वेलकम कर रहे हैं, बहुत खुशियां मना रहे हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि पिछले साल आरबीआई ने जो ड्राफ्ट रूल नोटिफाई किए थे कि हम ऐसा प्रस्ताव करते हैं कि मान लो ये 5% बढ़ा के 25% करना है, तो जो प्रस्तावित था वो बहुत ज़्यादा था। उसके मुकाबले ये जो अप्रैल 2025 में असल में रूल्स नोटिफाई हुए वो बहुत इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 2.5% ही बढ़ा है। तो इसलिए ये लोग बहुत खुश है कि भाई बच गए। ये ऐसी बात है कि 2023 प्रीलिम का पेपर बहुत टफ था, कट ऑफ एकदम कम रहा था 75। अभी उसके मुकाबले 2024 का पेपर देखो तो वो थोड़ा रिलेटिवली ईज़ी था, 87 के आसपास कट ऑफ है। तो इसलिए सब लोग नाचेंगे पेपर देने के बाद कि भाई बहुत मज़ा आया था। हालाँकि आसान तो वो भी नहीं है, क्योंकि समझो नौकरियाँ अगर 1000 है तो सबको तो मिलने वाली है नहीं, तो आसान तो कुछ भी नहीं, बट इट इज़ रिलेटिवली ईज़ी। उसी प्रकार ये कुछ दिन पहले मैंने यूपीएससी सीडीएस का जो इकोनॉमी एमसीक्यू सॉल्व किए तो मैंने बोला कि रिलेटिवली आसान है।
तो कुछ लोग बोले तुम रेज बेटिंग कर रहे हो, ये तो इतना आसान नहीं था। भाई समझो हर एक चीज सापेक्ष में है। तुमने 2024 का पेपर नहीं देखा सीडीएस का, इसलिए तुम ये अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि 2025 का सीडीएस तो रिलेटिवली आसान है। ऑफकोर्स आसान मतलब प्योरली आसान तो है नहीं, वो तो मीडियम तो टफ ही है चीजें आजकल। बैंकर्स जो नाच रहे हैं उनका एक और भी कारण है। ये लास्ट वाला कॉलम आप देखिए, डिपॉजिट फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज लाइक रिलीजियस ट्रस्ट, तो ग्रीन्स आप देखो 100 की जगह 40 कर दिया, तो काफी रन ऑफ फैक्टर कम कर दिया है। इसके कारण बैंकों ने जो भी बफर में रखना पड़ता पैसा हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट में, वो थोड़ा कम रखना पड़ेगा। तो बैंकर्स के लोनेबल फंड्स बढ़ जाएंगे, इसलिए भी वो बहुत नाचगान कर रहे हैं। कुछ 25 से 30 लाख करोड़ अनलॉक हो जाएंगे, ऐसी कुछ बातें थी। हालांकि ये आंकड़े पे बहुत हमें लोड नहीं लेना है, अपने एग्जाम में इतना काम करना है। अब आगे, ये जो बासेल नॉर्म्स के नाम पे समझो डिपॉजिट में बॉन्ड शेयर के नाम पे जितना पैसा आया, बैंकर ने किसी को लोन में दिया, तो फिर उस पर रिस्क देखना पड़ेगा। तो रिस्क वेड एसेट्स, क्योंकि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन उसका एसेट है जिसमें से बैंक प्रॉफिट कमाता है, ब्याज कमाता है। तो लोन में से वो निकालेगा रिस्क वेड एसेट्स, और उसके प्रोपोर्शन में उसने रखना पड़ता है CRAR, मतलब कैपिटल टू रिस्क वेड एसेट रेशियो। मतलब ये जो शेयर बॉन्ड है उसमें प्रोपोर्शनेटली उतना ज़्यादा पैसा परसेंटेज वाइज और उसने रखना पड़ेगा। ये जो कैपिटल होता है वो भी टियर 1 कैपिटल, टियर 2 कैपिटल, AT1 बॉन्ड्स वगैरह आता है। अपनी IAS परीक्षा में इतना काम का नहीं, RBI की आप तैयारी कर रहे हैं, RBI ऑफिसर और खासकर इंटरव्यू, तो पता होना चाहिए। तो कुल मिला के समझो ये जो स्विट्जरलैंड के बासेल नॉर्म है उसके नाम पे 10-12 चीज़ें आती है, वीडियो पॉज करके देखना, ये सारी अपने IAS में काम की नहीं, थोड़ा बहुत अपने को 1 लाइन पता है, वो इट इज़ मोर देन इनफ। प्रश्न, मान लीजिए कोई बैंकर ये सब बात नहीं माने, RBI के रूल्स नहीं माने, तो क्या होगा? तो RBI उन पर PCA यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के तहत कार्रवाई कर सकता है। वो कार्रवाई ऐसी होती है कि फिर ये बैंकर्स अपने डायरेक्टर्स को सैलरी नहीं दे पाएंगे, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, उनको नए ब्रांच नहीं खोलने देगा RBI, उनकी लोनिंग एक्टिविटी पे नए लोन नहीं देने देगा, क्रेडिट कार्ड नहीं देने देगा, और एकदम बकवास हो जाए बैंक, रिस्क 3 या लेवल 3 पे पहुंच जाए, तो फिर उसको दूसरी कोई बैंक के साथ मर्ज करा देना। जैसे एक लक्ष्मी विलास बैंक था, उसको कुछ सिंगापुर की बैंक के साथ मर्ज करा, या फिर कंप्लीटली शटडाउन करा देना, ये सब भी RBI कर सकती है, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और RBI एक्ट में RBI को ऐसी शक्तियां दी गई है। यार इतना सब पढ़ा, पिछले 20 साल के आप पेपर देखिए यूपीएससी के, प्रीलिम में 1 लाइनर पूछते हैं भाई बासेल नॉर्म क्या है, तो मैंने आपको अंदाजा दे दिया कि बैंकिंग और ये फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी रहे, उसके वास्ते स्विट्जरलैंड में जो कमिटी है उसने रूल्स बनाए थे, और ऐसा पहला, दूसरा और ये तीसरे वर्जन का है, तो बासेल 3 नॉर्म्स बोलते हैं। मेंस में इसका क्या पूछा था? जवाब है मेंस में तंबूरा कुछ नहीं पूछा, 0। यार इकोनॉमी के ऐसे पूरे साल के अपडेट्स, ये तो अपडेट था ही नहीं, ये तो पेजू के लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। समझिए कुंफू मास्टर के हाथ ही उसके हथियार है। उसी तरह आप इकोनॉमी जो पढ़ते हैं तो थियरी पढ़ लिया, और पिछले 2-5 साल के आपको करंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज की समझ है, तो ज़्यादातर आपका समझो काम हो जाता है। उसके बियॉन्ड ये सब में घुसने का रिटर्न और इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा होता नहीं। लेकिन मैं फिर ये कहूँ कि कुंफू मास्टर के हाथ ही हथियार है, तो कुछ लोग ये समझेंगे कि तुमको नया पढ़ाना नहीं है इसलिए तुम ऐसा काम चोरी करते हो। तो इसलिए कभी-कभी 2 बार 2 हाथ से तलवार चला के भी दिखाना पड़े कि भाई ये भी कुछ बड़ी चीज़ तो है नहीं। एनीवेज़ इकोनॉमी के काम के जो पूरे साल के अपडेट्स होते हैं उसकी विन सीरीज़ चलती है, तो अभी विन 25 सीरीज़ चल रही है। उसके अंदर भी ऑलरेडी 7 लेक्चर तो हो चुके हैं। 8वां ये बुधवार रात 9 बजे, मतलब आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, हो सकता है एडिट करके कल जाए। लेकिन बेसिकली वो 7वां लेक्चर है, पिलर 4 एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर। बाकी डिटेल्स आपको उसका हैंडआउट सब कुछ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, muna.org/win25 में जाए, आपको मिल जाएगा। बाकी यूपीएससी की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए मैंने आपको बताया केवल 19,999 में प्रीलिम्स मेंस थियरी करंट सब कुछ आपका कवर हो जाए। 2026 आप टारगेट कर रहे हैं, बेस्ट प्राइस बेस्ट ऑफर, तो देरी ना करें, जल्दी जुड़ेंगे तो जल्दी सिलेबस खत्म होगा। डिस्काउंट कोड याद रहे muna.org। लेट्स क्रैक इट। An academy. Let's crack it.